तो दोस्तों ए फिट फुल डॉलर्स नाम की एक मूवी हमें देखने को मिली थी तकरीबन 1964 के अंदर। और लोगों द्वारा उसे बड़ा प्यार दिया गया था, उस दौर के अंदर भी ये हिट रही थी। तो इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स इतालवी पेर अन पुग्नो डी डॉलरी 1964 की स्पेगेटी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सर्जियो लियोन ने किया है और इसमें क्लिंट ईस्टवुड ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई है। उनके साथ जियान मारिया वोलोंटे, मैरियन कोच, वोल्फगैंग लुक्सकी, सीघार्ट रूप, जोस कैल्वो, एंटोनियो प्रीतो और जोसेफ एगर भी है। 4. यह फिल्म इटली, पश्चिम जर्मनी और स्पेन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण है जिसे कम बजट $2 लाख बताया गया पर फिल्माया गया था और ईस्टवुड को उनकी भूमिका के लिए $15,000 का भुगतान किया गया था। 5. 1964 में इटली में और 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई इस फिल्म ने स्पेगेटी वेस्टर्न शैली की लोकप्रियता की शुरुआत की। इसे सिनेमा में मील का पत्थर माना जाता है और यह अब तक की सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक है। इसके बाद फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर और द गुड, द बैड एंड द अगली आई दोनों में भी ईस्टवुड ने अभिनय किया। सामूहिक रूप से फिल्मों को डॉलर्स ट्रिलॉजी या मैन विद नो नेम ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के प्रचार अभियान ने तीनों फिल्मों में ईस्टवुड के चरित्र को मैन विद नो नेम के रूप में संदर्भित किया था। तीनों फिल्में 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रम से रिलीज की गईं, जिसने ईस्टवुड को स्टारडम में पहुंचा दिया। 6. इस फिल्म को अकीरा कुरोसावा की फिल्म योजिम्बो 1961 की अनौपचारिक रीमेक के रूप में पहचाना गया है, जिसके परिणामस्वरूप योजिम्बो की प्रोडक्शन कंपनी टोहो द्वारा सफल मुकदमा चलाया गया। 7. कुरोसावा ने लियोन को सीधे लिखा, सिग्नोर लियोन, मुझे अभी अभी आपकी फिल्म देखने का मौका मिला है। यह एक बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन यह मेरी फिल्म है। चूंकि जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट पर बर्न कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, इसलिए आपको मुझे भुगतान करना होगा। उन्हें और टोहो को फिल्म के राजस्व का 15% प्राप्त हुआ और ऐसा माना जाता है कि कुरोसावा ने वित्तीय समझौते से अपनी खुद की फिल्म योजिम्बो से अधिक पैसा कमाया। 8. उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ ही स्पेगेटी वेस्टर्न रिलीज हुए थे, इसलिए कई यूरोपीय कलाकारों और क्रू ने अमेरिकी ध्वनि वाले स्टेज नाम अपनाए। इनमें लियोन, बॉब रॉबर्टसन, जियान मारिया वोलोंटे, जॉनी वेल्स और संगीतकार एन्नियो मोरिकोन, डैन सेवियो शामिल थे। ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स की शूटिंग स्पेन में हुई थी, ज्यादातर मैड्रिड के नजदीक होयो डे मंजानारेस 9 के पास, लेकिन इसके 2 सीक्वल की तरह टैबर्नस रेगिस्तान और कैबो डे गाटानिजार नेचुरल पार्क में भी, दोनों अल्मेरिया प्रांत में। कथानक 1 अनाम अजनबी एन 1 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर सैन मिगुएल के छोटे से शहर में आता है। शहर का सरायपाल सिल्वेनिटो अजनबी को शहर पर नियंत्रण पाने के लिए होड़ कर रहे 2 तस्कर परिवारों के बीच झगड़े के बारे में बताता है। रोजो भाई डॉन मिगुएल, एस्टेबन और रामोन, और शहर के शेरिफ जॉन बैक्सटर, उनकी मातृसत्तात्मक पत्नी कॉन्सुएलो और उनके बेटे एंटोनियो से मिलकर बना परिवार। पैसे कमाने के लिए अजनबी इन परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने का फैसला करता है। वह आसानी से 4 लोगों को गोली मारकर दोनों पक्षों के लिए अपनी घातकता का प्रदर्शन करता है, जिसमें वे 3 लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शहर में प्रवेश करते समय उसका अपमान किया था। अजनबी रोजोस द्वारा मैक्सिकन सैनिकों की एक टुकड़ी को सोने की पेटी, राइफल के बदले में ले जाते हुए नरसंहार करते हुए देखता है और एक योजना बनाता है। वह 2 शवों को पास के कब्रिस्तान में ले जाता है और उन्हें जीवित दिखाने के लिए उन्हें सहारा देता है। वह दोनों गुटों को जानकारी बेचता है, दावा करता है कि हमले में 2 मैक्सिकन सैनिक बच गए थे। प्रत्येक गुट कब्रिस्तान की ओर दौड़ता है। बैक्सटर कथित बचे हुए लोगों को रोजोस के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करता है और रोजोस उन्हें चुप कराने के लिए वे एक गोलीबारी में शामिल होते हैं, जिसमें रेमन कथित बचे हुए लोगों को
मार देता है और एस्टेबन एंटोनियो बैक्सटर को पकड़ लेता है। जब रोजोस और बैक्सटर लड़ रहे होते हैं, तब अजनबी रोजो हसिएंडा में सोने की तलाश करता है और गलती से एक महिला, मैरिसोल को मार देता है। वह उसे बैक्सटर के पास ले जाता है, जो एंटोनियो के बदले में उसे रोजोस को वापस करने की व्यवस्था करते हैं। बंधकों की अदलाबदली के दौरान मैरिसोल का बेटा और पति उसके पास आते हैं। रामोन अपने एक आदमी, रूबियो को मैरिसोल के पति, जूलियो को मारने का आदेश देता है, लेकिन सिल्वेनिटो और अजनबी उसे रोक देते हैं। अजनबी मैरिसोल को रामोन के पास वापस जाने का आदेश देता है और उसके पति को अपने बेटे को घर ले जाने का आदेश देता है। उसे सिल्वेनिटो से पता चलता है कि रामोन ने जूलियो पर कार्ड गेम के दौरान धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और मैरिसोल को गिरवी रख लिया। उस रात, जब रोजो परिवार जश्न मना रहा होता है, अजनबी गार्ड को मार देता है, मैरिसोल को मुक्त कर देता है और उस घर को तहस-नहस कर देता है जहां उसे रखा गया था, ताकि बैक्सटर द्वारा हमला होने का आभास हो। वह मैरिसोल को पैसे देता है और उसके परिवार को शहर छोड़ने के लिए कहता है। रोजोस को अंततः पता चलता है कि यह अजनबी ही था जिसने मैरिसोल को मुक्त कराया था। वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वह भाग जाता है, यह मानते हुए कि वह बैक्सटर द्वारा संरक्षित है। रोजोस ने बैक्सटर के घर में आग लगा दी और जलती हुई इमारत से भागते समय बैक्सटर की पत्नी सहित सभी को मार डाला। पिरिपेरो नामक स्थानीय ताबूत बनाने वाले की मदद से अजनबी एक ताबूत में छिपकर शहर से भाग जाता है और एक परित्यक्त खदान में ठीक हो जाता है। जब पिरिपेरो उसे बताता है कि सिल्वेनिटो को स्ट्रेंजर के ठिकाने के लिए रोजोस द्वारा पकड़ लिया गया है और प्रताड़ित किया गया है, तो वह उनसे भिड़ने के लिए शहर लौटता है। अपने पोंचों के नीचे छिपी एक स्टील की छाती की प्लेट के साथ, वह रामोन को दिल पर निशाना लगाने के लिए ताना मारता है, क्योंकि रामोन के शॉट तब तक विक्षेपित होते हैं जब तक कि रामोन अपनी विंचेस्टर राइफल के गोलाबारूद को समाप्त नहीं कर देता। अजनबी रामोन के हाथ से हथियार निकालता है और डॉन मिगुएल, रूबियो और पास में खड़े अन्य रोजो लोगों को मार देता है। वह सिल्वेनिटो को मुक्त करने के लिए आखिरी गोली का उपयोग करता है, जो अपने हाथों से रस्सी से लटका हुआ है। रामोन को अपनी राइफल को रिवॉल्वर से ज्यादा तेजी से रिलोड करने की चुनौती देने के बाद स्ट्रेंजर उसे गोली मारकर मार देता है। एस्टेबन रोजो पास की एक इमारत से स्ट्रेंजर की पीठ पर निशाना साधता है, लेकिन सिल्वेनिटो उसे गोली मार देता है। स्ट्रेंजर सिल्वेनिटो और पिरिपेरो को अलविदा कहता है और शहर से दूर चला जाता है। रालना, क्लिंट ईस्टवुड, जो द मैन विद नो नेम, मैरियन कोच मैरिसोल के रूप में, रेमन रोजो के रूप में जियान मारिया वोलोंटे, डब्ल्यू लुक्शी शेरिफ जॉन बैक्सटर, एस्टेबन रोजो के रूप में सिगहार्ट रूप, जोसेफ एगर पिरिपेरो, एंटोनियो प्रीतो, डॉन मिगुएल रोजो के रूप में इतालवी संस्करण में डॉन बेनिटो रोजो, पेपे कैल्वो सिल्वेनिटो, मार्गेरिटा लोजानो कॉन्सुएलो बैक्सटर, डैनियल मार्टिन जूलियो, बेनी रीव्स रूबियो के रूप में, मारियो ब्रेगा चिको, नीनो डेल आर्को यीशु के रूप में, एंटोनियो बैक्सटर के रूप में ब्रूनो कैरोटेनुटो, एल्डो सांब्रेली मनोलो के रूप में। अतिरिक्त कलाकारों में जुआन डी डियोस के रूप में एंटोनियो मोरेनो, फॉस्टो के रूप में एनरिक सैंटियागो, मिगुएल के रूप में अम्बर्टो स्पाडारो, विसेंट के रूप में फर्नांडो सांचेज पोलाक और मैक्सिकन घुड़सवार सेना के कप्तान के रूप में जोस रिस्को शामिल है। बैक्सटर गिरोह के सदस्यों में लुइस बार्बू, फ्रैंक ब्राना, एंटोनियो मोलिनो रोजो, लोरेंजो रोबल्डो और विलियम आर थॉम्पकिंस शामिल है। रोजो गिरोह के सदस्यों में जोस कैनालेजस, अल्वारो डी लूना, नाजारेनो नटले और एंटोनियो पिका शामिल है। विकास, ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स को मूल रूप से इल मैग्निफिसो स्ट्रानिएरो, शानदार अजनबी, कहा जाता था, इससे पहले कि शीर्षक बदलकर ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स कर दिया गया। 10 इतालवी फिल्म इतिहासकार रॉबर्टो कर्टी ने उपाख्यानों से
ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स के निर्माण और विकास को विरोधाभासी और समझने में कठिन बताया। 1963 में इटली में अकीरा कुरोसावा की योजिम्बो की रिलीज के बाद सर्जियो कोर्बुकी ने दावा किया कि उन्होंने दोस्तों के साथ इसे देखने के बाद लियोन को फिल्म बनाने के लिए कहा और एंजो बारबोनी को इसका सुझाव दिया। 11 टोनिनो वेलेरी ने वैकल्पिक रूप से कहा कि बारबोनी और स्टेल्वियो मस्सी ने रोम में एक थिएटर के बाहर लियोन से मुलाकात की जहां उन्होंने योजिम्बो देखी थी और लियोन को सुझाव दिया कि यह एक अच्छी वेस्टर्न बनेगी। 11 अभिनेता और लियोन के दोस्त मिम्मो पाल्मारा ने वेलेरी को एक समान कहानी सुनाई, कहा कि बारबोनी ने उन्हें योजिम्बो के बारे में बताया था। 11-12 अपनी स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने चर्चा की कि इसे पश्चिमी सेटिंग में कैसे लागू किया जा सकता है। 12 एड्रियानो बोल्जोनी ने 1978 में कहा कि उनके मन में योजिम्बो को वेस्टर्न बनाने का विचार आया था और उन्होंने यह विचार फ्रेंको पालाग्गी के सामने रखा, जिन्होंने बोल्जोनी को ड्यूकियो टेसारी के साथ फिल्म देखने और उस पर नोट्स लेने के लिए भेजा। 12 बोल्जोनी ने कहा कि उन्होंने और टेसारी दोनों ने पहला ड्राफ्ट लिखा था जो लियोन के पास चला गया। उन्होंने कहा कि टेसारी ने स्क्रिप्ट का अधिकांश भाग लिखा था। 12 फर्नांडो डी लियो ने भी पटकथा के लेखन का दावा किया, कहा कि ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स और फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर दोनों उनके और टेसारी द्वारा लिखे गए थे, न कि लुसियानो विंसेंजोनी द्वारा। 12 डी लियो ने दावा किया कि लियोन के पास फिल्म का विचार आने के बाद टेसारी ने पटकथा लिखी और उन्होंने उन्हें इसमें मदद की। 12 डी लियो ने एक साक्षात्कार में यह कहानी दोहराई, कहा कि वह टेसारी और लियोन की पहली बैठकों में थे जिसमें चर्चा हो रही थी कि योजिम्बो से किस तरह की फिल्म बनाई जाए। 12 डी लियो ने उल्लेख किया कि लियोन को पटकथा का पहला मसौदा पसंद नहीं आया, जिसके कारण उन्हें टेसारी के साथ इसे काफी हद तक फिर से लिखना पड़ा। 12 फिल्म के उत्पादन पत्रों में स्पेनिश और जर्मन लेखकों को श्रेय दिया गया। 12 मूल रूप से सर्जियो लियोन का इरादा हेनरी फोंडा को मैन विद नो नेम की भूमिका निभाने के लिए था। 13 हालांकि प्रोडक्शन कंपनी एक प्रमुख हॉलीवुड स्टार को काम पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसके बाद लियोन ने चार्ल्स ब्रॉनसन को हिस्सा ऑफर किया। उन्होंने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि स्क्रिप्ट खराब थी। फोंडा और ब्रॉनसन दोनों अंततः लियोन की वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट में अभिनय करेंगे। अन्य अभिनेता जिन्होंने भूमिका ठुकरा दी वे थे हेनरी सिल्वा, रोरी कैलहून, टोनी रसेल। 14 स्टीव रीव्स, टाय हार्डिन और जेम्स कोबर्न। 15, 16, 17, 18 लियोन ने अपना ध्यान रिचर्ड हैरिसन की ओर लगाया, जो एक प्रवासी अमेरिकी अभिनेता थे जिन्होंने हाल ही में इतालवी वेस्टर्न डुएलो नेल टेक्सास में अभिनय किया था। हैरिसन ने ईस्टवुड का सुझाव दिया, जो उन्हें पता था कि एक चरवाहे की भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं। 19 हैरिसन ने कहा, शायद सिनेमा में मेरा सबसे बड़ा योगदान ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स नहीं करना और उस भूमिका के लिए क्लिंट की सिफारिश करना था। 20 ईस्टवुड ने टेलीविजन वेस्टर्न से ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स में बदलाव के बारे में बात की। रोहाइड में मैं पारंपरिक व्हाइट हैट की भूमिका निभाते निभाते बुरी तरह थक गया था। वह नायक जो बूढ़ी महिलाओं और कुत्तों को चूमता है और सभी के प्रति दयालु है। मैंने तय किया कि अब एंटी हीरो बनने का समय आ गया है। बॉक्स ऑफिस ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स का प्रचार करना मुश्किल था, क्योंकि कोई भी बड़ा वितरक एक नकली पश्चिमी और एक अज्ञात निर्देशक पर जोखिम नहीं उठाना चाहता था। फिल्म अंततः इटली में 12 सितंबर 1964 को रिलीज हुई, एक जो आम तौर पर बिक्री के लिए सबसे खराब महीना था। इतालवी आलोचकों की शुरुआती नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म की लोकप्रियता जमीनी स्तर पर फैल गई और फिल्म की नाटकीय रिलीज पर इसने इटली में 2.7 बिलियन लीयर $4,375,000 की कमाई की, जो उस समय तक किसी भी अन्य इतालवी फिल्म से ज्यादा थी। 39-40 इसने इटली में 14,797,275 टिकटों की बिक्री की। 41-42 फिल्म ने फ्रांस में 4,383,331 टिकट
और स्पेन में 281,990 टिकट बेचे। 43 इटली और उत्तरी अमेरिका के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 44 और यूरोप में 22,462,596 टिकट बेचे। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की रिलीज में देरी हुई क्योंकि वितरकों को कुरोसावा द्वारा मुकदमा दायर किए जाने का डर था। नतीजतन यह 18 जनवरी 1967 तक अमेरिकी सिनेमाघरों में नहीं दिखाई गई। 45 फिल्म ने साल के लिए 4.5 मिलियन डॉलर की कमाई की। 39 1969 में इसे फिर से रिलीज किया गया जिसने सिनेमाघरों में 1.2 मिलियन डॉलर की कमाई की। 46 इसने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 14.5 मिलियन डॉलर की कमाई की। 47 कुल मिलाकर दुनिया भर में 19.9 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई हुई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म को शुरू में इतालवी आलोचकों ने नकार दिया था, जिन्होंने इसे बेहद नकारात्मक समीक्षा दी थी। कुछ अमेरिकी आलोचकों ने अपने इतालवी समकक्षों से अलग राय रखी, जिसमें वैरायटी ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें जेम्स बॉन्डियन जोश और मजाकिया अंदाज है जो निश्चित रूप से परिष्कृत और औसत सिनेमा संरक्षक दोनों को आकर्षित करेगा। 45 1967 में फिल्म के अमेरिकी रिलीज पर फिलिप फ्रेंच और बॉस्ली क्रॉथर दोनों ही फिल्म से प्रभावित नहीं थे। द ऑब्जर्वर के आलोचक फिलिप फ्रेंच ने कहा, फिल्म की गणना की गई क्रूरता आपत्तिजनक होती अगर पूरी प्रक्रिया की हास्यास्पदता से उत्पन्न होने वाली तटस्थ हंसी न होती। अगर कोई फिल्म के वास्तविक स्रोत को नहीं जानता, तो वह अनुमान लगा सकता है कि यह एक निजी फिल्म थी जिसे अमीर यूरोपीय पश्चिमी प्रशंसकों के एक समूह ने एक ड्यूड रेंज में बनाया था। ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स भयानक लगती है। इसमें एक सपाट मृत साउंड ट्रैक है और यह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं से रहित है। 48 द न्यूयॉर्क टाइम्स के बॉस्ली क्रॉथर ने फिल्म को नकल के तौर पर नहीं, बल्कि एक कैंप पैरोडी के तौर पर देखा, जिसमें कहा गया कि इस बेहद कृत्रिम लेकिन बेहद रुग्ण, हिंसक फिल्म में लगभग हर पश्चिमी क्लिच पाया जा सकता है। उन्होंने ईस्टवुड के अभिनय की सराहना करते हुए कहा, वह बस एक व्यक्तित्व का एक और निर्माण है, आधा चरवाहा और आधा गैंगस्टर, जो दोनों की ही तरह की रस्मी मुद्राओं और अभ्यासों से गुजर रहा है। वह एक रुग्ण, मनोरंजक, कैंपी धोखेबाज है। 49 जब फिल्म को 23 फरवरी 1975 को एबीसी नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। 50 तो चरित्र को प्रासंगिक बनाने और हिंसा को उचित ठहराने के लिए फिल्म में 4.5 मिनट का प्रस्ताव जोड़ा गया। मोंटे हेलमैन द्वारा लिखित और निर्देशित, इसमें एक अज्ञात अधिकारी, हैरी डीन स्टैंटन, को दिखाया गया था, जो सैन मिगुएल में गंदगी को साफ करने के बदले में मैन विद नो नेम को माफी का मौका देता है। स्टैंटन के प्रदर्शन के साथ साथ अभिलेखीय फुटेज से ईस्टवुड के चेहरे के क्लोजअप को दृश्य में डाला गया है। 51 इस प्रस्तावना ने गायब होने से पहले कुछ वर्षों के लिए टेलीविजन प्रस्तुतियों को खोला। यह स्पेशल एडिशन डीवीडी और हाल ही में ब्लूरे पर फिर से दिखाई दिया। साथ ही इसके उत्पादन के बारे में मोंटे हेलमैन के साथ एक साक्षात्कार भी। 53 ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स का पूर्वव्यापी स्वागत बहुत अधिक सकारात्मक रहा है। इसे पश्चिमी शैली के कायाकल्प के संबंध में एक बेहद प्रभावशाली फिल्म के रूप में देखा गया है। फिल्म इतिहासकार हॉवर्ड ह्यूजेस ने अपनी 2012 की पुस्तक वंस अपॉन ए टाइम इन द इटालियन वेस्ट में यह कहते हुए प्रतिबिंबित किया, अमेरिकी और ब्रिटिश आलोचकों ने फिस्टफुल की रिलीज को बड़े पैमाने पर अनदेखा करना चुना। कुछ ने इसके व्यंग्यपूर्ण हास्य या अभूतपूर्व शैली को पहचाना और घटिया उत्पादन मूल्यों को खत्म करना पसंद किया। 55 ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स ने रॉटन टोमेटोज पर 55 आलोचनात्मक समीक्षाओं से 98% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की है, जिसकी औसत रेटिंग 8.3 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, अकीरा कुरोसावा के योजिम्बो को अपने टेम्पलेट के रूप में लेकर सर्जियो लियोन की ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स ने वेस्टर्न के लिए एक नए युग को परिभाषित करने और इसके सबसे प्रतिष्ठित स्टार क्लिंट ईस्टवुड को लाने में मदद की। यह साइट के
टॉप 100 वेस्टर्न में 8वें स्थान पर भी है। 56 2014 में आयोजित 67वें कान फिल्म फेस्टिवल में ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स दिखाकर स्पेगेटी वेस्टर्न के जन्म की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 57 क्वेंटिन टारनटिनो ने कार्यक्रम की मेजबानी से पहले एक प्रेस विज्ञप्ति में फिल्म को सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। 57 कानूनी विवाद। यह फिल्म प्रभावी रूप से अकीरा कुरोसावा की 1961 की फिल्म योजिम्बो, कुरोसावा और रयुजो किकुशिमा द्वारा लिखित की एक अनौपचारिक और बिना लाइसेंस वाली रीमेक थी। कुरोसावा ने जोर देकर कहा कि लियोन ने एक अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन यह मेरी फिल्म थी। 58 इसके कारण योजिम्बो की प्रोडक्शन कंपनी टोहो ने मुकदमा दायर किया। लियोन ने परिणामी मुकदमे को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंततः अदालत के बाहर समझौता कर लिया, कथित तौर पर ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स की दुनिया भर में प्राप्तियों का 15% और $1 लाख से अधिक के लिए। 59 ब्रिटिश आलोचक सर क्रिस्टोफर फ्रेलिंग ने ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स के लिए 3 मुख्य स्रोतों की पहचान की है। आंशिक रूप से कुरोसावा की समुराई फिल्म योजिम्बो से, आंशिक रूप से डैशियल हैमेट के उपन्यास रेड हार्वेस्ट 1929 से, लेकिन सबसे अधिक कार्लो गोल्डोनी के 18वीं सदी के नाटक सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स से। 61 लियोन ने अपने बचाव में उन वैकल्पिक स्रोतों का हवाला दिया। उन्होंने फिस्टफुल और योजिम्बो दोनों के लिए कार्लो गोल्डोनी के सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स के लिए एक विषयगत ऋण का दावा किया। नायक द्वारा एक दूसरे के खिलाफ 2 शिविरों की भूमिका निभाने का मूल आधा। लियोन ने जोर देकर कहा कि इसने यूरोपीय और विशेष रूप से इतालवी संस्कृति में फिस्टफुल बटा योजिम्बो की उत्पत्ति को जड़ दिया। सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स की साजिश को हैमेट के जासूसी उपन्यास रेड हार्वेस्ट में भी देखा जा सकता है। उपन्यास का कॉन्टिनेंटल औपनायक महत्वपूर्ण रूप से एक नामहीन व्यक्ति है। लियोन का मानना था कि रेड हार्वेस्ट ने योजिम्बो को प्रभावित किया था। कुरोसावा की योजिम्बो श्रृंखला नोइरे के एक अमेरिकी उपन्यास से प्रेरित थी, इसलिए वास्तव में कहानी को फिर से घर वापस ले जा रहा था। 62 लियोन ने फिल्म में कई अमेरिकी वेस्टर्न का भी संदर्भ दिया, विशेष रूप से शेन 63 और माई डार्लिंग क्लेमेंटाइन, जो दोनों योजिम्बो से अलग है। डिजिटल बहाली। 2014 में फिल्म को सिनेटेका डी बोलोग्ना और यूनिडिस जॉली फिल्म द्वारा ब्लूरे डेब्यू और 50वीं वर्षगांठ के लिए डिजिटल रूप से बहाल किया गया था। प्रसाद कॉरपोरेशन द्वारा फ्रेम द फ्रेम डिजिटल बहाली ने गंदगी, आंसू, खरोंच और अन्य दोषों को हटा दिया। ईस्टवुड ने कहा कि लॉस एंजिल्स में कुछ साल पहले योजिम्बो को वेस्टर्न में रूपांतरित करने का विचार उनके मन में आया था, जब एक दोस्त जो समुराई सिनेमा का प्रशंसक था, उसे वेस्टर्न एवेन्यू थिएटर में योजिम्बो देखने ले गया, जहां जापानी फिल्में दिखाई जाती थी। ईस्टवुड ने याद किया कि उन्हें वहां बैठे हुए याद है, और उन्होंने कहा, यार, यह एक बेहतरीन वेस्टर्न होगा अगर किसी में इसे करने की हिम्मत हो, लेकिन उनके पास कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी। कुछ साल बाद, जब किसी ने उन्हें ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स की स्क्रिप्ट दी, लगभग 5 या 10 पेज में उन्होंने इसे योजिम्बो की एक स्पष्ट नकल के रूप में पहचाना, जिसे उन्होंने विडंबनापूर्ण पाया। 22 ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स एक इतालवी, जर्मन और स्पेनिश सहनिर्माण था, इसलिए सेट पर एक महत्वपूर्ण भाषा अवरोध था। लियोन अंग्रेजी नहीं बोलती थीं। 23 और ईस्टवुड ने इतालवी कलाकारों और चालक दल के साथ ज्यादातर अभिनेता और स्टंटमैन बेनिटो स्टेफानेली के माध्यम से संवाद किया, जिन्होंने उत्पादन के लिए एक अप्रकाशित दुभाषिया के रूप में भी काम किया और बाद में लियोन की अन्य तस्वीरों में दिखाई दिए। उस समय शूट की गई अन्य इतालवी फिल्मों की तरह सभी फुटेज को मौन फिल्माया गया था और संवाद और ध्वनि प्रभाव पोस्ट प्रोडक्शन में डब किए गए थे। 24 फिल्म के इतालवी संस्करण के लिए ईस्टवुड को मंच और स्क्रीन अभिनेता एनरिको मारिया सालेर्नो द्वारा डब किया गया था, जिनकी मैन विद नो नेम की आवाज का भयावह गायन ईस्टवुड की आत्मविश्वासी और गहरी हास्य व्याख्या के विपरीत था। 25 दृश्य पद्धति। ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स लियोन की दृश्य निर्देशन की विशिष्ट शैली को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बन गई।
यह जॉन फोर्ड के सिनेमाई भूनिर्माण और अकीरा कुरोसावा द्वारा विकसित जापानी निर्देशन पद्धति दोनों से प्रभावित था। लियोन अपने वेस्टर्न में एक ओपेरा जैसा अनुभव चाहते थे, इसलिए पारंपरिक ओपेरा में आरिया की तरह काम करते हुए विभिन्न पात्रों के चेहरों के अत्यधिक क्लोजअप के कई उदाहरण हैं। दृश्यों के भीतर लय, भावना और संचार को लियोन के क्लोजअप के सावधानीपूर्वक फ्रेमिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 26 लियोन के क्लोजअप पोर्ट्रेट के समान है, जिन्हें अक्सर पुनर्जागर प्रकार के प्रकाश प्रभावों से प्रकाशित किया जाता है और कुछ लोगों द्वारा उन्हें अपने आप में डिजाइन के टुकड़े के रूप में माना जाता है। 27 ईस्टवुड ने मैन विद नो नेम की विशिष्ट दृश्य शैली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने हॉलीवुड बुलेवार्ड पर एक स्पोर्ट्स शॉप से काली जींस खरीदी। टोपी सांता मोनिका वार्डरोब फर्म से आई थी और बेवर्ली हिल्स स्टोर से ट्रेडमार्क सिगार। 28 उन्होंने रॉहाइड से प्रॉप्स भी लाए, जिसमें कोबरा हैंडल वाला कोल्ट, एक गनबेल्ट और स्पर्स शामिल थे। 29 पोंचो स्पेन में खरीदा गया था। 30 यह लियोन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर कार्लो सिमी थे, जिन्होंने मैन विद नो नेम के लिए स्पेनिश पोंचो का फैसला किया था। 29 द गुड, द बैड एंड द अगली के डीवीडी कमेंट्री पर यह कहा जाता है कि हालांकि ईस्टवुड एक धूम्रपान न करने वाला है, लियोन ने कथित तौर पर ईस्टवुड की विशिष्ट शैली को जल्दी से अपनाया और टिप्पणी की, एक अभिनेता से अधिक, मुझे एक मुखौटे की आवश्यकता थी और उस समय ईस्टवुड के पास केवल 2 अभिव्यक्तियां थीं, टोपी के साथ और बिना टोपी के। 31 शीर्षक डिजाइन इगिनियो लार्डानी ने फिल्म का शीर्षक डिजाइन बनाया। 32 साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत एनियो मोरिकोन ने लिखा था, जिसका श्रेय डैन सेवियो को दिया जाता है। लियोन ने मोरिकोन से एक थीम लिखने का अनुरोध किया जो दिमित्री टियोमकिन के एल डेगुएलो, रियो ब्रावो में इस्तेमाल किया गया के समान। हालांकि दोनों थीम समान है, मोरिकोन ने कहा कि उन्होंने एक लोरी का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने पहले ही बना लिया था और उसी से थीम विकसित की। उन्होंने कहा कि जो चीज दोनों थीम को समान बनाती है वह है निष्पादन, न कि व्यवस्था। 33 1962 में प्रवासी अमेरिकी लोक गायक पीटर टेविस ने वुडी गुथरी के पास्चर्स ऑफ प्लेंटी का एक संस्करण रिकॉर्ड किया, जिसे मोरिकोन ने व्यवस्थित किया था। मोरिकोन के साथ फिल्म में संगीत पर चर्चा करने के दौरान टेविस के पास्चर्स ऑफ प्लेंटी की रिकॉर्डिंग बजाई गई। सर्जियो लियोन ने कहा, यही है। 34 टेविस ने दावा किया कि धुन और संगीत व्यवस्था को शुरुआती शीर्षक टिटोली के संगीत के लिए कॉपी किया गया था। मोरिकोन ने कहा, कुछ संगीत फिल्म से पहले ही लिखा गया था, जो असामान्य है। लियोन की फिल्में इस तरह से बनाई जाती थीं क्योंकि वह चाहते थे कि संगीत फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और वह अक्सर दृश्यों को सिर्फ इसलिए लंबा रखते थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि संगीत खत्म हो जाए। यही कारण है कि फिल्में इतनी धीमी है, संगीत के कारण। 35 हालांकि पूरी फिल्म में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, पीटर टेविस ने फिल्म के लिए मोरिकोन की मुख्य थीम के बोल रिकॉर्ड किए। अमेरिकी रिलीज के लिए एक मूवी टाई इन के रूप में यूनाइटेड आर्टिस्ट रिकॉर्ड्स ने मोरिकोन की थीम के लिए अलग अलग बोल जारी किए, जिन्हें रेस्टलेस वन कहा गया और लिटिल एंथनी और इंपीरियल द्वारा रिकॉर्ड किया गया। नेस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट के बाद लियोन ने डक यू सकर गिव ला टेस्टा 1971 का निर्देशन किया। लियोन केवल फिल्म का निर्माण करने का इरादा रखते थे, लेकिन तत्कालीन निर्देशक पीटर बोगदानोविच के साथ कलात्मक मतभेदों के कारण लियोन को फिल्म का निर्देशन करने के लिए कहा गया। डक यू सकर मैक्सिकन क्रांति पर आधारित एक एक्शन ड्रामा है, जिसमें जेम्स कोबर्न ने एक आयरिश क्रांतिकारी और रॉड स्टीगर ने एक मैक्सिकन डाकू की भूमिका निभाई है, जिसे क्रांतिकारी बनने के लिए धोखा दिया जाता है। 21-13 लियोन ने निर्माण जारी रखा और कभी-कभी अन्य फिल्मों में दृश्यों को फिर से शूट करने के लिए आगे आए। इनमें से एक फिल्म टोनिनो वैलेरी द्वारा बनाई गई माई नेम इज नोबडी 1973 थी, जो एक कॉमेडी वेस्टर्न फिल्म थी
जिसने स्पेगेटी वेस्टर्न शैली का मजाक उड़ाया था। इसमें हेनरी फोंडा ने एक बूढ़े बंदूकधारी की भूमिका निभाई थी, जो अपने भाई की मृत्यु के बाद अंतिम टकराव का सामना कर रहा था। टेरेंस हिल ने भी फिल्म में एक युवा अजनबी की भूमिका निभाई, जो फोंडा को मरते हुए पश्चिम को स्टाइल के साथ छोड़ने में मदद करता है। 22 लियोन के अन्य निर्माणों में ए जीनियस, टू पार्टनर्स एंड ए डुपे 1975, टेरेंस हिल अभिनीत एक और पश्चिमी कॉमेडी द कैट इल गट्टो 1977, उगो टोगनाजी अभिनीत, और ए रेंजरस टॉय इल जियोकाटोलो 1979, नीनो मैनफ्रेडी अभिनीत शामिल है। लियोन ने अभिनेता निर्देशक कार्लो वर्डोन द्वारा 3 कॉमेडी का निर्माण भी किया, जो फन इज ब्यूटीफुल, अनसेको बेलो 1980, बियानको, रोसो ई वर्डोन, व्हाइट, रेड एंड वर्डोन। वर्डोन का अर्थ है मजबूत हरा, इतालवी ध्वज के 3 रंगों, स्टार और निर्देशक वर्डोन को संदर्भित करने वाला एक शब्द 1981, और ट्रोपो फोर्टे, ग्रेट 1986 थे। इस अवधि के दौरान लियोन 1978 में वह 28वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी के सदस्य थे। 24 1980 के दशक, लियोन ने द गॉडफादर का निर्देशन करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने पहले से सोची गई एक अन्य गैंगस्टर कहानी पर काम करना शुरू कर दिया। 25-26 उन्होंने पूर्व डकैत हैरी ग्रे के उपन्यास द हुड्स पर आधारित इस परियोजना के लिए 10 साल समर्पित किए, जो 1920 और 1930 के दशक के न्यूयॉर्क शहर के यहूदी गैंगस्टरों की चौकड़ी पर केंद्रित था, जो बचपन से दोस्त थे। 4 घंटे की तैयार फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका 1984 में रॉबर्ट डी नीरो और जेम्स वुड्स थे। यह लोकप्रिय अमेरिकी पौराणिक कथाओं के एक अन्य पहलू, लालच और हिंसा की भूमिका और जातीयता और दोस्ती के अर्थ के साथ उनके असहज सहअस्तित्व पर एक चिंतन था। 1984 के कान फिल्म समारोह में इसे लगभग 20 मिनट का जोरदार, रिकॉर्ड तोड़ तालियां मिली। 27 इस तरह के शानदार स्वागत के बावजूद वार्नर ब्रदर्स को लगा कि यह बहुत लंबी है। स्टूडियो ने अमेरिकी बाजार के लिए इसे 2 घंटे तक कम कर दिया। एक रेखीय कथा के लिए इसकी फ्लैशबैक संरचना को त्याग दिया। इस संस्करण को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और यह फ्लॉप हो गया। दुनिया के बाकी हिस्सों में रिलीज किए गए मूल संस्करण ने कुछ हद तक बेहतर बॉक्स ऑफिस रिटर्न और मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया हासिल की। जब फिल्म का मूल संस्करण अमेरिका में होम वीडियो पर रिलीज किया गया, तो इसे आलोचकों की बड़ी प्रशंसा मिली। कुछ आलोचकों ने फिल्म को एक महान कृति के रूप में सराहा। 28 जीवनी लेखक सर क्रिस्टोफर फ्रेलिंग के अनुसार, लियोन स्टूडियो द्वारा लगाए गए संपादन और उत्तरी अमेरिका में वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका के खराब व्यावसायिक स्वागत से बहुत आहत थे। यह उनकी आखिरी फिल्म थी। 1988 में वह 45वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी के प्रमुख थे। सर्जियो लियोन बटा LIONI बटा ली ओ नी, इतालवी एसार्डियो एलियोनी, 3 जनवरी 1929, 30 अप्रैल 1989, एक इतालवी फिल्म निर्माता थे, जिन्हें स्पेगेटी वेस्टर्न शैली के अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। 1-2 उन्हें सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। 3, 4, 5, 6 लियोन की फिल्म निर्माण शैली में लंबे शॉट्स के साथ अत्यधिक क्लोजअप शॉट्स को शामिल करना शामिल है। उनकी फिल्मों में क्लिंट ईस्टवुड अभिनीत वेस्टर्न की डॉलर्स ट्रिलॉजी शामिल है। ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स 1964, फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर 1965, और द गुड, द बैड एंड द अगली 1966, और वंस अपॉन ए टाइम फिल्में, वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट 1968, डक यू सकर 1971, और वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका 1984। 7 प्रारंभिक जीवन 3 जनवरी 1929, 8 को रोम में जन्मे। लियोन सिनेमा के अग्रणी विंसेंजो लियोन, रॉबर्टो रॉबर्टी या लियोन रॉबर्टो रॉबर्टी के रूप में जाने जाते हैं, और मूक फिल्म अभिनेत्री एडविज वल्कारेंगी 22 वालरन के रूप में जाने जाते हैं, के बेटे थे। उनकी मां मिलानी,
और सुदूर ऑस्ट्रियाई वंश की थी। 9. अपने स्कूल के दिनों में लियोन तीसरी कक्षा में अपने बाद के संगीत सहयोगी एन्नियो मोरिकोन के सहपाठी थे। 10. 11. 12. अपने पिता को फिल्म सेट पर काम करते देखने के बाद लियोन ने विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई छोड़ने के बाद 18 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया। इतालवी सिनेमा में काम करते हुए उन्होंने 1948 में फिल्म बाइसिकल थीव्स के निर्माण के दौरान विटोरियो डी सिका के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। लियोन ने 1950 के दशक के दौरान पटकथा लिखना शुरू किया, मुख्य रूप से उस समय लोकप्रिय तलवार और चप्पल या पेप्लम ऐतिहासिक महाकाव्यों के लिए। उन्होंने रोम के सिनेसिटा स्टूडियो में शूट किए गए कई बड़े पैमाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया, विशेष रूप से क्वो वादिस 1951 और बेनहूर 1959, जिन्हें अमेरिकी स्टूडियो द्वारा वित्तीय रूप से समर्थन दिया गया था। 13. जब निर्देशक मारियो बोनार्ड 1959 की इतालवी महाकाव्य द लास्ट डेज ऑफ पोम्पेई ग्ली अल्टिमी गियोर्नी डी पोम्पेई के निर्माण के दौरान बीमार पड़ गए, जिसमें स्टीव रीव्स ने अभिनय किया था, तो लियोन को फिल्म को पूरा करने के लिए कहा गया। 14. नतीजतन जब द कोलोसस ऑफ रोड्स इल कोलोसो डी रोडी 1961 के साथ अपने एकल निर्देशन की शुरुआत करने का समय आया, तो लियोन कम बजट की फिल्मों का निर्माण करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थे, जो बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्मों की तरह दिखती थीं। आजीविका इटालियन इल सिनेमा डेवे ए सेरे स्पेट्टाकोलो और क्वेस्टो चे इल पब्लिको वुओले और मेरे लिए स्पेटकोलो पिउ बेलो और क्वेलो डेल मिटो। सिनेमा को तमाशा होना चाहिए, यही जनता चाहती है, और मेरे लिए सबसे खूबसूरत तमाशा मिथक का है। सर्जियो लियोन। 15. 1960 के दशक 1960 के दशक के मध्य में ऐतिहासिक महाकाव्य दर्शकों के बीच लोकप्रिय नहीं रहे, लेकिन लियोन ने अपना ध्यान एक उपशैली की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिसे स्पेगेटी वेस्टर्न के रूप में जाना जाने लगा, जिसकी उत्पत्ति अमेरिकी वेस्टर्न से हुई थी। उनकी फिल्म ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स पेर अन पुग्नो डी डॉलरी 1964, अकीरा कुरोसावा की एदो युग की समुराई साहसिक फिल्म योजिम्बो 1961 पर आधारित थी। 16. लियोन की फिल्म ने जापानी निर्देशक से कानूनी चुनौती प्राप्त की, हालांकि कुरोसावा की फिल्म संभवतः 1929 के डैशियल हैमेट के उपन्यास रेड हार्वेस्ट पर आधारित थी। ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स क्लिंट ईस्टवुड को एक स्टार के रूप में स्थापित करने के लिए भी उल्लेखनीय है। 17. ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स का लुक इसके स्पेनिश लोकेशन द्वारा स्थापित किया गया था, जो अमेरिकी ओल्ड वेस्ट का एक हिंसक और नैतिक रूप से जटिल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था। फिल्म ने पारंपरिक अमेरिकी पश्चिमी फिल्मों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन कहानी, कथानक, चरित्र चित्रण और मनोदशा में उनसे काफी अलग थी। लियोन को पश्चिमी शैली में एक बड़ी सफलता का श्रेय जाता है, जिसका आज भी अनुसरण किया जाता है। पारंपरिक पश्चिमी फिल्मों में कई नायक और खलनायक एक जैसे दिखते थे, जैसे कि वे किसी फैशन पत्रिका से निकले हों, स्पष्ट रूप से खींची गई नैतिक विपरीतताओं के साथ, यहाँ तक कि नायक ने सफेद टोपी और खलनायक ने काली टोपी पहनी हुई थी। 18. सबसे सफल पारंपरिक पश्चिमी काउबॉय होपलॉन्ग कैसिडी को छोड़कर, जिसने एक पीले घोड़े पर एक काली पोशाक पहनी थी। लियोन के पात्र इसके विपरीत अधिक यथार्थवादी और जटिल थे। पात्र नैतिक रूप से भी अस्पष्ट थे, क्योंकि वे उदारतापूर्वक दयालु या नग्न रूप से और क्रूरतापूर्वक स्वार्थी प्रतीत होते थे, जैसा कि स्थिति की मांग थी। शक्ति और प्रतिशोध के इर्दगिर्द घूमने वाले रिश्ते अंतरात्मा से प्रेरित होने के बजाय भावना से प्रेरित थे। कुछ आलोचकों ने एक इतालवी निर्देशक की विडंबना को नोट किया है, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था और जिसने कभी संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा भी नहीं किया था। अमेरिकी ओल्ड वेस्ट की तो बात ही छोड़िए, लगभग अकेले ही अमेरिकी काउबॉय के विशिष्ट दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित कर दिया। क्रिस्टोफर फ्रेलिंग की पुस्तक समथिंग टू डू विद डेथ के अनुसार लियोन अमेरिकी ओल्ड वेस्ट के बारे में बहुत कुछ जानता था। यह उन्हें एक बच्चे के रूप में आकर्षित करता था, जो उनके वयस्क होने और उनकी फिल्मों में भी जारी रहा। लियोन की अगली दो फिल्में फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर
पेर क्वाल्चे डॉलरो इन पियो 1965 और द गुड, द बैड एंड द अगली, इल बुओनो, इल ब्रुटो, इल कैटिवो 1966 ने वह पूरा किया जिसे मैन विद नो नेम ट्रिलॉजी या डॉलर्स ट्रिलॉजी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक फिल्म अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक आर्थिक रूप से सफल और तकनीकी रूप से संपन्न थी। फिल्मों में एन्नियो मोरिकोन के अभिनव संगीत स्कोर शामिल थे, जिन्होंने थीम तैयार करने में लियोन के साथ मिलकर काम किया था। मोरिकोन के संगीत के साथ दृश्यों को शूट करने का लियोन का एक व्यक्तिगत तरीका था। इसके अलावा क्लिंट ईस्टवुड फिल्म श्रृंखला के साथ बने रहे। बाद में एली वॉलाच, ली वैन क्लीफ और क्लाउस किंस्की भी उनके साथ शामिल हुए। वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट के सेट पर लियोन और एंजो सेंटानियलो मैन विद नो नेम ट्रायोलॉजी की सफलता के आधार पर लियोन को 1967 में पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट, सेरा ऊना वोल्टा इल वेस्ट निर्देशित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आमंत्रित किया गया था। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अल्मेरिया, स्पेन और रोम के सिनेसिटा में हुई थी। इसे कुछ समय के लिए मॉन्यूमेंट वैली, यूटा में भी शूट किया गया था। इस फिल्म में चार्ल्स ब्रॉनसन, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स और क्लाउडिया कार्डिनले ने अभिनय किया था। वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट अमेरिकी ओल्ड वेस्ट की पौराणिक कथाओं पर एक लंबे और हिंसक स्वप्न जैसे ध्यान के रूप में उभरी, जिसमें प्रतिष्ठित पश्चिमी फिल्मों के कई शैलीगत संदर्भ है। लगभग 3 घंटे की इस फिल्म में अंतिम अनुमानित गोलीबारी के दृश्य तक नायक की पहचान और उसके अप्रत्याशित मकसद दोनों को छिपाकर दर्शकों में तनाव बनाए रखा गया है। प्रतिशोध नाटक के रूप में शायद बेजोर इस फिल्म की पटकथा लियोन और उनके लंबे समय के दोस्त और सहयोगी सर्जियो डोनाटी द्वारा लिखी गई थी। बर्नार्डो बर्टोलुची और डारियो अर्जेंटो की कहानी से। मृत्यु और अधूरी परियोजनाएं। सर्जियो लियोन की कब्र पर पदक। लियोन की मृत्यु 30 अप्रैल 1989 को रोम में उनके घर पर 60 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई। 30-31 उन्हें प्रेटिका डी मारे के कब्रिस्तान में दफनाया गया, एक ऐसी जगह जो सिर्फ मैरी जानती है। लियोन, लुका मोरसेला और फेबियो टोनसेली द्वारा एक अमेरिकीकृत पश्चिमी के लिए एक उपचार लिखा गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लियोन की आखिरी पश्चिमी फिल्म थी और इसमें मिकी राउर्क और रिचर्ड गेरे 2 मुख्य भूमिका में थे। अमेरिकी गृहयुद्ध के चरम पर सेट, कहानी जॉर्जिया के एक यूनियन ड्राफ्टर माइक कुचर पर केंद्रित है, जिसका काम पुरुषों को संघ की सेना में भर्ती करना है। दूसरा रिचर्ड बर्न्स है, जो एक दक्षिणी छायादार व्यवसायी है, जो अपने पूर्व प्रेमी और साथी मैरी के साथ एक सफल डकैती के बाद उत्तर में स्थानांतरित हो जाता है। वे ए प्लेस ओनली मैरी नोज में अटलांटा के बाहर एक अचिह्नित कब्र में छोड़े गए दफन खजाने की खोज करने की कोशिश करते हैं। एक मुक्त दास और एक इतालवी आप्रवासी, फ्रांसेस्को, जो बोस्टन के बंदरगाह के माध्यम से आता है, के साथ मिलकर वे राज्यों के बीच चल रहे युद्ध की लड़ाइयों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। यह फिल्म साहित्य के क्लासिक लेखकों जैसे एडगर ली मास्टर्स, स्पून रिवर एंथोलॉजी, एम्ब्रोस बियर्स, एन ऑक्यूरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज, मार्क ट्वेन, द प्राइवेट हिस्ट्री ऑफ ए कैंपेन दैट फेल, स्टीफन क्रेन, द रेड बैज ऑफ करेज और मार्गरेट मिशेल, गॉन विद द विंड को श्रद्धांजलि थी, जिनके उपन्यास का वह रीमेक बनाना चाहते थे। हालांकि लिखित ट्रीटमेंट कभी पूर्ण पटकथा में नहीं बदला। लियोन के बेटे एंड्रिया ने इसे इतालवी सिनेमा पत्रिका सियाक के जून 2004 के अंक में प्रकाशित कराया। यह निश्चित नहीं है कि ट्रीटमेंट के प्रकाशन से कभी अमेरिका या इटली में पूर्ण उत्पादन होगा या नहीं। लेनिनग्राद, 900 दिन। 1982 में वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका पर काम खत्म करते समय लियोन हैरिसन सेलिसब्री की नॉनफिक्शन किताब द 900 डेज, द सीज ऑफ लेनिनग्राद से प्रभावित हुए और उन्होंने इस किताब को युद्ध महाकाव्य के रूप में रूपांतरित करने की योजना बनाई। हालांकि कोई औपचारिक स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई थी या लीक नहीं हुई थी, लियोन शुरुआती दृश्य और मूल कथानक के साथ आए। डॉक्यूमेंट्री वंस अपॉन ए टाइम, सर्जियो लियोन के अनुसार, फिल्म मीडियास रेस में शुरू होती है
क्योंकि कैमरा नाजियों की तोपखाने की आग से छिपने वाले एक सोवियत पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर शहर की दीवारों के पास जर्मन सेना के पेंजर डिवीजनों को दिखाने के लिए सैकड़ों फीट दूर पैनिंग करने तक जाता है। कथानक असाइनमेंट पर एक अमेरिकी फोटोग्राफर, जिसका किरदार लियोन रॉबर्ट डी नीरो द्वारा निभाना चाहते थे, पर केंद्रित था, जो लेनिनग्राद में फंस जाता है क्योंकि जर्मन लुफ्टवाफे शहर पर बमबारी करना शुरू कर देता है। फिल्म के दौरान वह एक सोवियत महिला के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है, जिसे वह बाद में गर्भवती कर देता है क्योंकि वे लंबे समय तक घेराबंदी और गुप्त पुलिस से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विदेशियों के साथ संबंध निषिद्ध है। लियोन के अनुसार अंत में कैमरामैन शहर की मुक्ति के दिन मर जाता है, जब वह वर्तमान में जर्मनों के आत्मसमर्पण को फिल्मा रहा होता है, और लड़की को एक फिल्म समाचार देखने से संयोग से उसकी मौत का पता चलता है। कैमरा उसे एक गोले के नीचे फटते हुए देखता है। 1989 तक लियोन ने फिल्म का बजट $100 मिलियन निर्धारित किया था और सोवियत संघ के स्वतंत्र समर्थकों से वित्तपोषण में उस राशि का आधा हिस्सा सुरक्षित कर लिया था। उन्होंने एन्नियो मोरिकोन को फिल्म का स्कोर बनाने के लिए राजी कर लिया था और टोनिनो डेली कोली को सिनेमेटोग्राफर के रूप में चुना गया था। शूटिंग 1990 में किसी समय शुरू होने वाली थी। जब लियोन की मृत्यु हो गई, तो आधिकारिक तौर पर फिल्म के लिए साइन करने से 2 दिन पहले ही परियोजना रद्द कर दी गई। एलेक्स कॉक्स ने निर्देशक के रूप में लियोन की जगह लेने की पेशकश की, लेकिन फिल्म के निर्माण के लिए आवश्यक शेष $50 मिलियन को सुरक्षित करने में असमर्थ रहे। 33 डॉन क्विक्सोट, फ्रेलिंग की लियोन की जीवनी, समथिंग टू डू विद डेथ के अनुसार, उन्होंने सर्वेंट्स के 17वीं सदी के उपन्यास डॉन क्विक्सोट के समकालीन रूपांतरण की कल्पना की थी, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड मुख्य भूमिका में थे और एली वॉलाच सांचो पांजा के रूप में थे। 34 उन्होंने 1960 से 1970 के दशक में इस परियोजना पर चर्चा की थी और उन्होंने अपने जीवन के अंत में इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। 35 बछेरा, 1987 में सर्जियो लियोन ने अपने पुराने सहयोगियों सर्जियो डोनाटी और फुल्वियो मोर्सेला से संपर्क किया और एक कोल्ट रिवॉल्वर के बारे में एक टीवी मिनी सीरीज के लिए एक विचार पेश किया, जो पूरे ओल्ड वेस्ट में मालिक से मालिक के पास जाती थी। एंथनी मान की फिल्म विंचेस्टर 73 1950 के समान। डोनाटी ने संकेत दिया कि लियोन अपने पहले के कामों की तुलना में शैली पर अधिक संशोधनवादी दृष्टिकोण में रुचि रखते थे। वे ओल्ड वेस्ट को, जैसा वह वास्तव में था, दिखाना चाहते थे। लियोन ने ए प्लेस ओनली मैरी नोज के पक्ष में इस परियोजना को छोड़ दिया। हालांकि डोनाटी ने एक उपचार लिखा और लियोन की मृत्यु के बाद यह परियोजना वर्षों तक गर्भ में रही। 36 लियोन के विषय पर आधारित एक रूपांतरण वर्तमान में उत्पादन में है। 37 नियुक्त निर्देशक इतालवी फिल्म निर्माता स्टेफानो सोलिमा है। अन्य लियोन मार्गरेट मिशेल के उपन्यास गॉन विद द विंड और 1939 के फिल्म रूपांतरण के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने बताया कि उन्होंने एक रीमेक फिल्म बनाने के बारे में बात की थी जो मूल उपन्यास के करीब हो, लेकिन यह कभी भी चर्चा से आगे बढ़कर किसी भी गंभीर निर्माण के रूप में आगे नहीं बढ़ पाया। 1969 में लियोन को मार्सेलो मैस्ट्रोयानी और चार्ल्स ब्रोंसन अभिनीत 99 और 44/100% डेड का निर्देशन करने के लिए अनुबंधित किया गया था। उन्हें जॉन फ्रैंकेनहाइमर द्वारा निर्देशक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, जबकि मैस्ट्रोयानी को रिचर्ड हैरिस के साथ फिर से जोड़ा गया। 38 लियोन लुई फर्डिनेंड सेलिन के उपन्यास जर्नी टू द एंड ऑफ द नाइट के प्रशंसक थे और 1960 के दशक के अंत में इसके फिल्म रूपांतरण पर विचार कर रहे थे। उन्होंने कहानी के तत्वों को द गुड, द बैड एंड द अगली और डक यू सकर में शामिल किया, लेकिन उपन्यास को रूपांतरित करने का उनका विचार कभी योजना के चरण से आगे नहीं बढ़ सका। लियोन फ्लैश गॉर्डन 1980 के निर्देशन के लिए शुरुआती पसंद थे। लियोन मूल एलेक्स रेमंड कॉमिक स्ट्रिप के प्रशंसक थे, लेकिन उन्होंने फिल्म को ठुकरा दिया
क्योंकि स्क्रिप्ट रेमंड के काम से मिलती जुलती नहीं थी। 39 पुरस्कार और सम्मान। शेर, लियोन की कब्रगाह, डेविड डी डोनाटेलो। 1972 डक, यू सकर, जीता, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए पुरस्कार। 1984 वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका, नामांकन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 1984 वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका, नामांकन। उन्हें 2014 में मरणोपरांत इटली यूएसए फाउंडेशन से अमेरिका पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2019 में पोस्टे इटालियन ने लियोन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। एड्रियानो बोल्जोनी, 14 अप्रैल 1919, 2003, एक इतालवी पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्देशक थे। जीवन और कैरियर। क्रेमोना में जन्मे बोल्जोनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे से युद्ध संवाददाता के रूप में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे रिपोर्टर के निदेशक बन गए, जो 1959 और 1960 के बीच प्रकाशित एक दक्षिणपंथी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे पियर पाओलो पासोलिनी के फिल्म समीक्षक के रूप में याद किया जाता है। 2-3 1960 के दशक में वे समाचार पत्र कोरिएरे डेला सेरा के संपादक बने। 2 बोल्जोनी ने 1948 में सिनेमा उद्योग में प्रवेश किया, रॉबर्टो बियांची मोंटेरो द्वारा निर्देशित एडवेंचर फिल्म आई कॉन्ट्राबंडियरी डेल मारे की पटकथा में सहयोग किया। 4 बाद में वे एक विपुल पटकथा लेखक थे, जिन्होंने कई सफल स्पेगेटी वेस्टर्न और पोलिजियोटेस्टी के साथ कुछ प्रसिद्धि अर्जित की। 4 वे फिल्मों और वृत्तचित्रों के एक सामयिक निर्देशक और एक निबंधकार भी थे। 4 आंशिक फिल्मोग्राफी। मैं कैप्टाज हूँ, 1951, मिनेसोटा क्ले, 1964, पटकथा लेखक, 5 सैवेज ग्रिंगो, 1966, पटकथा लेखक, 6 एवेंजर एक्स, 1967, कहानी, 7 संदर्भ। फुटनोट। सिने 70 ई डिंटोर्नी, खंड 4, कॉनिग्लियो एडिटोर, 2003, टुल्लियो केजिच, 23 जनवरी 1994, पसोलिनी दल्ला पार्ट डिग्ली इन्फेडेली, कोरिएरे डेला सेरा, 15 मई 2012 को लिया गया। मार्को एंटोनियो बाजोच्ची, 1998, पियर पाओलो पसोलिनी, पियरसन, 1998, ISBN 8,84,24,94,607। रॉबर्टो पोपी। मैं पंजीकरण करता हूँ। दाल 1930 एजियोर्नी नोस्त्री, ग्रेमीज एडिटोर, 2002, लुकास 2013, प्री 594, लुकास 2013, प्री 634, कर्टी 2016, प्री 60। अकीरा कुरोसावा, नोट 1, या कुरोसावा अकीरा, 23 मार्च 1910, 6 सितंबर 1998, एक जापानी फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक के करियर में 30 फिल्मों का निर्देशन किया। उन्हें सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। कुरोसावा ने एक साहसिक, गतिशील शैली प्रदर्शित की, जो पश्चिमी सिनेमा से बहुत प्रभावित थी, फिर भी उससे अलग थी। वह फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं से जुड़े थे। कुरोसावा ने 1936 में जापानी फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, एक चित्रकार के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद। सहायक निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में कई फिल्मों पर काम करने के वर्षों के बाद, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय एक्शन फिल्म संशिरो सुगाता, 1943, के साथ एक निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। युद्ध के बाद समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रंकन एंजेल, 1948, जिसमें कुरोसावा ने उस समय के अल्पज्ञात अभिनेता तोशिरो मिफ्यून को मुख्य भूमिका में लिया, ने निर्देशक की प्रतिष्ठा को जापान के सबसे महत्वपूर्ण युवा फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। दोनों ने एक साथ 15 और फिल्मों में काम किया। राशोमोन, 1950, जिसका प्रीमियर टोक्यो में हुआ था,
1951 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन का आश्चर्यजनक विजेता बन गया। उस फिल्म की व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता ने पहली बार पश्चिमी फिल्म बाजारों को जापानी फिल्म उद्योग के उत्पादों के लिए खोल दिया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य जापानी फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। कुरोसावा ने 1950 और 1960 के दशक के दौरान लगभग एक वर्ष में एक फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें कई उच्च सम्मानित और अक्सर रूपांतरित फिल्में शामिल हैं, जिनमें इकिरू 1952, सेवन समुराई 1954, थ्रोन ऑफ ब्लड 1957, द हिडन फोर्ट्रेस 1958, योजिम्बो 1961, हाई एंड लो 1963 और रेड बियर्ड 1965 शामिल है। 1960 के दशक के बाद वह बहुत कम फलदायी हो गए। फिर भी उनके बाद के काम 1990 में उन्होंने लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए अकादमी पुरस्कार स्वीकार किया। मरणोपरांत उन्हें एशियन वीक पत्रिका और CNN द्वारा कला, साहित्य और संस्कृति श्रेणी में शताब्दी का एशियाई नामित किया गया था। उन्हें 20वीं शताब्दी में एशिया के सुधार में सबसे प्रमुख योगदान देने वाले 5 लोगों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था। उनके करियर को कई पूर्वव्यापी, महत्वपूर्ण अध्ययनों और प्रिंट और वीडियो दोनों में जीवनी और कई उपभोक्ता मीडिया में रिलीज द्वारा सम्मानित किया गया है। जीवनी बचपन से युद्ध के वर्षों तक 1910 से 1945, बचपन और युवावस्था 1910 से 1935। कुरोसावा का जन्म 23 मार्च 1910 को टोक्यो के ओमोरी जिले के ओमिची में हुआ था। उनके पिता इसामू 1864 से 1948 अकिता प्रांत के एक समुराई परिवार के सदस्य, सेना के शारीरिक शिक्षा संस्थान के निचले माध्यमिक विद्यालय के निदेशक के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी माशिमा 1870 से 1952 ओसाका में रहने वाले एक व्यापारी परिवार से थी। 3. अकीरा मध्यम रूप से धनी परिवार का 8वां और सबसे छोटा बच्चा था। उसके जन्म के समय उसके 2 भाई बहन पहले ही बड़े हो चुके थे और एक की मृत्यु हो गई थी, जिससे कुरोसावा को 3 बहनों और एक भाई के साथ बड़ा होना पड़ा। युद्धकालीन फिल्में और विवाह 1942 से 1945। 1941 में हॉर्स की रिलीज के बाद के 2 वर्षों में कुरोसावा एक ऐसी कहानी की तलाश में थे जिसका इस्तेमाल वे अपने निर्देशन करियर की शुरुआत करने के लिए कर सके। 1942 के अंत में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के लगभग 1 साल बाद उपन्यासकार त्सुनेओ तोमिता ने अपना मुसाशी मियामोतो प्रेरित जूडो उपन्यास संशिरो सुगाता प्रकाशित किया, जिसके विज्ञापनों ने कुरोसावा को आकर्षित किया। उन्होंने प्रकाशन के दिन ही किताब खरीद ली, एक ही बार में पढ़ डाली और तुरंत तोहो से फिल्म के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कहा। कुरोसावा की शुरुआती प्रवृत्ति सही साबित हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों में 3 अन्य प्रमुख जापानी स्टूडियो ने भी अधिकार खरीदने की पेशकश की। तोहो की जीत हुई और कुरोसावा ने निर्देशक के रूप में अपने पहले काम का प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 26-27 संशिरो सुगाता की शूटिंग दिसंबर 1942 में योकोहामा में शुरू हुई। निर्माण सुचारू रूप से आगे बढ़ा, लेकिन सेंसर से पूरी फिल्म को पास कराना पूरी तरह से अलग मामला था। सेंसरशिप कार्यालय ने युद्धकालीन जापान के मानकों के अनुसार काम को आपत्तिजनक रूप से ब्रिटिश अमेरिकी माना, और यह केवल निर्देशक यासुजिरो ओजू के हस्तक्षेप के माध्यम से था, जिन्होंने फिल्म का समर्थन किया कि संशिरो सुगाता को अंततः 25 मार्च 1943 को रिलीज के लिए स्वीकार किया गया। कुरोसावा अभी 33 वर्ष के हुए थे। फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही। फिर भी सेंसरशिप कार्यालय ने बाद में लगभग 18 मिनट की फुटेज को काटने का फैसला किया, जिनमें से अधिकांश को अब खोया हुआ माना जाता है। 28-29 इसके बाद उन्होंने युद्धकालीन महिला फैक्ट्री कर्मचारियों के विषय को द मोस्ट ब्यूटीफुल में शामिल किया, जो एक प्रचार फिल्म थी जिसे उन्होंने 1944 की शुरुआत में एक अर्धवृत्तचित्र शैली में शूट किया था। अपनी अभिनेत्रियों से यथार्थवादी प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए निर्देशक ने उन्हें शूटिंग के दौरान एक असली फैक्ट्री में रहने, फैक्ट्री का खाना खाने और एक दूसरे को उनके चरित्र के नाम से पुकारने को कहा।
उन्होंने अपने पूरे करियर में अपने कलाकारों के साथ इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया। 30-31 द मैन हू ट्रेड ऑन द टाइगर्स टेल का फिल्मांकन 1945। निर्माण के दौरान फैक्ट्री श्रमिकों के नेता योको यागुची की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री को उनके सहयोगियों ने निर्देशक के सामने अपनी मांगें पेश करने के लिए चुना था। वह और कुरोसावा लगातार मतभेद में थे और यह इन तर्कों के माध्यम से था कि दोनों विरोधाभासी रूप से करीब आ गए। उन्होंने 21 मई 1945 को शादी की, जिसमें यागुची 2 महीने की गर्भवती थीं। उन्होंने अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू नहीं किया और यह जोड़ा 1985 में उनकी मृत्यु तक साथ रहेगा। 32-33 उनके 2 बच्चे थे, दोनों 2018 तक कुरोसावा से जीवित रहे। एक बेटा, हिसाओ, 20 दिसंबर 1945 को पैदा हुआ, जिसने अपने पिता की कुछ आखिरी परियोजनाओं में निर्माता के रूप में काम किया, और एक बेटी काजुको, 29 अप्रैल 1954 को पैदा हुई, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। 34 अपनी शादी से कुछ समय पहले कुरोसावा पर स्टूडियो द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी पहली फिल्म का सीक्वल निर्देशित करने का दबाव डाला गया था। अक्सर स्पष्ट रूप से प्रचारात्मक संशिरो सुगाता भाग 2, जिसका प्रीमियर मई 1945 में हुआ था, आमतौर पर उनकी सबसे कमजोर फिल्मों में से एक मानी जाती है। 35-36-37 कुरोसावा ने एक ऐसी फिल्म की पटकथा लिखने का फैसला किया जो सेंसर के अनुकूल हो और निर्माण में कम खर्चीली हो। काबुकी नाटक कंजिंचो पर आधारित और कॉमेडियन एनोकेन द्वारा अभिनीत द मैन हू ट्रेड ऑन द टाइगर्स टेल, जिसके साथ कुरोसावा ने अपने सहायक निर्देशक के दिनों में अक्सर काम किया था, सितंबर 1945 में पूरी हुई। इस समय तक जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और जापान पर कब्जा शुरू हो गया था। नए अमेरिकी सेंसर ने कथित तौर पर चित्र में प्रचारित मूल्यों को अत्यधिक सामंती के रूप में व्याख्यायित किया और काम पर प्रतिबंध लगा दिया। यह 1952 तक रिलीज नहीं हुई, जिस वर्ष कुरोसावा की एक और फिल्म इकिरू भी रिलीज हुई। विडंबना यह है कि निर्माण के दौरान फिल्म को पहले ही जापानी युद्धकालीन सेंसर द्वारा बहुत पश्चिमी और लोकतांत्रिक के रूप में खारिज कर दिया गया था। वे विशेष रूप से एनोकेन द्वारा निभाई गई कॉमिक पोर्टर को नापसंद करते थे, इसलिए फिल्म शायद दिन की रोशनी नहीं देख पाती, भले ही युद्ध इसके पूरा होने से आगे भी जारी रहता। 38-39 रेड बियर्ड के प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष 1946 से 1965। प्रथम युद्धोत्तर कार्य 1946 से 1950। युद्ध के बाद कुरोसावा ने कब्जे के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित होकर ऐसी फिल्में बनाने की मांग की जो व्यक्ति और स्वयं के प्रति एक नया सम्मान स्थापित करे, उद्धरण वांछित। इस तरह की पहली फिल्म नो रिग्रेट्स फॉर अवर यूथ 1946, जो 1933 के ताकिगावा घटना और होत्सुमी ओजाकी युद्धकालीन जासूसी मामले दोनों से प्रेरित थी, ने जापान के युद्धपूर्व शासन की राजनीतिक उत्पीड़न के लिए आलोचना की। नोट 2 निर्देशक के लिए असामान्य रूप से वीर केंद्रीय चरित्र एक महिला, युकी सेत्सुको है, जो उच्च मध्यम वर्ग के विशेषाधिकार में पैदा हुई, राजनीतिक संकट के समय में अपने मूल्यों पर सवाल उठाने लगती है। मूल पटकथा को बड़े पैमाने पर फिर से लिखना पड़ा और इसके विवादास्पद विषय और नायक के लिंग के कारण पूर्ण कार्य ने आलोचकों को विभाजित कर दिया। शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के अलावा इसामु कुरोसावा पश्चिमी परंपराओं के प्रति खुले थे और थिएटर और मोशन पिक्चर्स को शैक्षिक योग्यता मानते थे। उन्होंने अपने बच्चों को फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा अकीरा ने 6 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म देखी। 5 एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रभाव उनके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री ताचिकावा का था, जिनकी प्रगतिशील शैक्षिक प्रथाओं ने उनके युवा छात्र में पहले ड्राइंग के प्रति प्रेम और फिर सामान्य रूप से शिक्षा में रुचि जगाई। 6 इस दौरान अकीरा ने सुलेख और केंडो तलवारबाजी का भी अध्ययन किया। 7 बचपन में एक और बड़ा प्रभाव हीगो कुरोसावा 1906 से 1933 का था, जो अकीरा से 4 साल बड़ा था। ग्रेट कांटो भूकंप और उसके बाद 1923 के कांटो नरसंहार के बाद
हीगो 13 वर्षीय अकीरा को तबाही देखने के लिए ले गया। जब अकीरा हर जगह बिखरे हुए इंसानों और जानवरों की लाशों से दूर देखना चाहता था, तो हीगो ने उसे ऐसा करने से मना किया और इसके बजाय अकीरा को सीधे अपने डर का सामना करके उनका सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया है कि यह घटना कुरोसावा के बाद के कलात्मक करियर को प्रभावित करेगी, क्योंकि निर्देशक अपने काम में अप्रिय सच्चाइयों का सामना करने में शायद ही कभी हिचकिचाते थे। 8-9 हीगो अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन टोक्यो के सबसे प्रमुख हाई स्कूल में जगह पाने में असफल होने के तुरंत बाद उन्होंने विदेशी साहित्य में अपनी रुचि पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिवार के बाकी सदस्यों से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में हीगो विदेशी फिल्मों को दिखाने वाले टोक्यो थिएटरों के लिए एक बेशी मूक फिल्म कथावाचक बन गए और जल्द ही खुद का नाम बना लिया। अकीरा, जो इस बिंदु पर एक चित्रकार बनने की योजना बना रहा था, 10 उसके साथ रहने चला गया और दोनों भाई अविभाज्य हो गए। 11 हीगो के मार्गदर्शन के साथ अकीरा ने न केवल फिल्मों बल्कि थिएटर और सर्कस के प्रदर्शनों को भी भुनाया। 12 जबकि अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया और वामपंथी सर्वहारा कलाकारों के लीग के लिए काम किया। हालांकि वह कभी भी अपनी कला के साथ जीविकोपार्जन करने में सक्षम नहीं थे। 13 1930 के दशक की शुरुआत में बोलने वाली तस्वीरों के बढ़ते उत्पादन के साथ हीगो जैसे फिल्म कथाकारों ने काम खोना शुरू कर दिया और अकीरा अपने माता पिता के साथ वापस चलेगा। जुलाई 1933 में हीगो ने आत्महत्या कर ली। कुरोसावा ने अपने भाई की मृत्यु पर महसूस किए गए नुकसान की स्थायी भावना पर टिप्पणी की है। 14 और समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी के अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, जो घटना के लगभग आधी सदी बाद लिखा गया था, जिसका शीर्षक है एक कहानी जो मैं बताना नहीं चाहता। 15 केवल 4 महीने बाद कुरोसावा के सबसे बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, जिससे अकीरा 23 वर्ष की आयु में कुरोसावा भाइयों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति रह गया, साथ ही उसकी 3 जीवित बहनें भी। 11-15 प्रशिक्षणरत निदेशक 1935 से 1941। 22 से कुरोसावा, इशिरो होंडा और सेंकिची तानिगुची अपने गुरु काजिरो यामामोटो के साथ 1930 के दशक के अंत में कुरोसावा, बाए और मिकियो नारुसे, दाए, एवलांच 1937 के निर्माण के दौरान 1935 में नए फिल्म स्टूडियो फोटोकेमिकल लेबोरेटरीज, जिसे पीसीएल के नाम से जाना जाता है, जो बाद में प्रमुख स्टूडियो तोहो बन गया, ने सहायक निर्देशकों के लिए विज्ञापन दिया। हालांकि उन्होंने पहले पेशे के रूप में फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, कुरोसावा ने आवश्यक निबंध प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदकों से जापानी फिल्मों की मौलिक कमियों पर चर्चा करने और उन्हें दूर करने के तरीके खोजने के लिए कहा गया था। उनका आधा मजाक उड़ाने वाला विचार यह था कि यदि कमियां मौलिक थीं, तो उन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। कुरोसावा के निबंध ने उन्हें अनुवर्ती परीक्षा देने के लिए बुलावा दिलाया और निर्देशक काजिरो यामामोटो, जो परीक्षकों में से थे, कुरोसावा को पसंद करने लगे और उन्होंने जोर देकर कहा कि स्टूडियो उन्हें काम पर रखे। 25 वर्षीय कुरोसावा फरवरी 1936 में पीसीएल में शामिल हुए। 16-17 सहायक निर्देशक के रूप में अपने 5 वर्षों के दौरान कुरोसावा ने कई निर्देशकों के अधीन काम किया, लेकिन अब तक उनके विकास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यामामोटो थे। एडी के रूप में उनकी 24 फिल्मों में से उन्होंने यामामोटो के अधीन 17 पर काम किया, उनमें से कई लोकप्रिय अभिनेता केनिची एनोमोटो, जिन्हें एनोकेन के रूप में जाना जाता है, के साथ कॉमेडी थी। 18 यामामोटो ने कुरोसावा की प्रतिभा का पोषण किया। 1 वर्ष के बाद उन्हें सीधे तीसरे सहायक निर्देशक से मुख्य सहायक निर्देशक के रूप में पदोन्नत किया। 19 कुरोसावा की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और उन्होंने मंच निर्माण और फिल्म विकास से लेकर स्थान स्काउटिंग, स्क्रिप्ट पॉलिशिंग, रिहर्सल, लाइटिंग, डबिंग, संपादन और दूसरी इकाई के निर्देशन तक के कार्यों पर काम किया। 20 यामामोटो, हॉर्स 1941 यामामोटो ने कुरोसावा को सलाह दी कि एक अच्छे निर्देशक को पटकथा लेखन में
महारत हासिल करने की जरूरत होती है। 22 कुरोसावा को जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी पटकथाओं से होने वाली संभावित कमाई एक सहायक निर्देशक के तौर पर मिलने वाले भुगतान से कहीं ज्यादा थी। 23 बाद में उन्होंने अपनी सभी फिल्में लिखीं या सहलेखन किया और अक्सर अन्य निर्देशकों जैसे कि सत्सुओ यामामोटो की फिल्म ए ट्रायम्फ ऑफ विंग्स, सुबासा नो गायका 1942 के लिए पटकथाएं लिखी। पटकथा लेखन के इस बाहरी काम ने कुरोसावा को 1960 के दशक तक एक आकर्षक साइडलाइन के रूप में काम करने में मदद की, जो उनके मशहूर होने के काफी समय बाद तक चली। न कि अगली फिल्म वन वंडरफुल संडे का प्रीमियर जुलाई 1947 में हुआ और इसे मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं। यह अपेक्षाकृत सीधी सादी और भावुक प्रेम कहानी है, जिसमें युद्ध के बाद के एक गरीब जोड़े की कहानी है, जो युद्ध के बाद के टोक्यो की तबाही के बीच अपने एक साप्ताहिक अवकाश का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में फ्रैंक कैप्रा, डीडब्ल्यू ग्रिफिथ और एफडब्ल्यू मुर्नौ का प्रभाव है, जिनमें से प्रत्येक कुरोसावा के पसंदीदा निर्देशकों में से थे। 43 कुरोसावा की भागीदारी के साथ 1947 में रिलीज हुई एक और फिल्म एक्शन एडवेंचर थ्रिलर स्नो ट्रेल थी, जिसे कुरोसावा की पटकथा पर सेंकिची तानिगुची ने निर्देशित किया था। इसने प्रखर युवा अभिनेता तोशीरो मिफ्यून के करियर की शुरुआत की। यह कुरोसावा ही थे जिन्होंने अपने गुरु यामामोटो के साथ मिलकर टोहो को मिफ्यून को साइन करने के लिए राजी किया था। प्रचार में शिमुरा को साफ-सुथरे दाढ़ी में और चश्मा पहने हुए दिखाया गया है। ताकाशी शिमुरा ने ड्रंकन एंजेल में एक बीमार गैंगस्टर की मदद करने वाले एक समर्पित डॉक्टर की भूमिका निभाई। शिमुरा ने कुरोसावा की 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। ड्रंकन एंजेल को अक्सर निर्देशक का पहला प्रमुख काम माना जाता है। 45 हालांकि स्क्रिप्ट कुरोसावा के सभी कब्जे वाले युग के कार्यों की तरह अमेरिकी सेंसरशिप के कारण फिर से लिखना पड़ा। कुरोसावा को लगा कि यह पहली फिल्म थी जिसमें वह खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम थे। एक डॉक्टर की गंभीर कहानी जो तपेदिक से पीड़ित एक गैंगस्टर याकुजा। यह भी पहली बार था कि कुरोसावा ने मिफ्यून को निर्देशित किया, जिन्होंने निर्देशक की अगली 16 फिल्मों में से एक को छोड़कर सभी में प्रमुख भूमिकाएं निभाई, इकिरू को छोड़कर। जबकि मिफ्यून को ड्रंकन एंजेल में नायक के रूप में नहीं लिया गया था, गैंगस्टर के रूप में उनका विस्फोटक प्रदर्शन नाटक पर इतना हावी हो गया कि उन्होंने शीर्षक चरित्र। हालांकि कुरोसावा युवा अभिनेता की असीम जीवंतता को दबाना नहीं चाहते थे और मिफ्यून के विद्रोही चरित्र ने दर्शकों को उसी तरह रोमांचित किया जिस तरह से कुछ साल बाद मार्लन ब्रैंडो के विद्रोही रुख ने अमेरिकी फिल्म दर्शकों को चौंका दिया। 46 फिल्म का प्रीमियर अप्रैल 1948 में टोक्यो में हुआ और इसे शानदार समीक्षा मिली और प्रतिष्ठित किनेमा जुनपो आलोचकों के सर्वेक्षण में इसे अपने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। यह कुरोसावा की 3 फिल्मों में से पहली थी जिसे यह सम्मान मिला। 47, 48, 49, 50 ड्रंकन एंजेल के पूरा होने के बाद टोहो महीनों तक चली एक श्रमिक हड़ताल में उलझा रहा, जिसमें टोहो यूनियन ने स्टूडियो के मैदान पर कब्जा कर लिया। जब टोहो प्रबंधन ने श्रमिकों के वेतन का भुगतान करना बंद कर दिया, तो कुरोसावा ने धन जुटाने के लिए एक भ्रमणशील अभिनय मंडली बनाई। एंटोन चेखव की द प्रपोजल और मिफ्यून और शिमुरा अभिनीत ड्रंकन एंजेल के रूपांतरण का निर्देशन किया। 51 टोहो में कर्मचारियों के बीच विभाजन और हिंसा, टोहो नेतृत्व की धूर्त रणनीति और पुलिस और सैन्य गतिरोध द्वारा कब्जे को तोड़ने से निराश होकर कुरोसावा ने टोहो छोड़ दिया। बाद में याद करते हुए, मुझे समझ में आ गया था कि जिस स्टूडियो को मैंने अपना घर समझा था, वह वास्तव में अजनबियों का था। 52 कुरोसावा ने निर्माता सोजिरो मोटोकी और साथी निर्देशकों और दोस्तों काजिरो यामामोटो, मिकियो नारुसे और सेंकिची तानिगुची के साथ मिलकर फिल्म आर्ट एसोसिएशन ईगा गीजुत्सु क्योकाई नामक एक नई स्वतंत्र उत्पादन इकाई बनाई। इस संगठन के पहले काम के लिए और दाई स्टूडियो के लिए पहली फिल्म के लिए कुरोसावा ने काजुओ किकुता के एक समकालीन नाटक की ओर रुख किया और तानिगुची के साथ मिलकर इसे स्क्रीन के लिए अनुकूलित किया। द क्वाइट ड्यूएल में तोशीरो मिफ्यून ने सिफिलिस से जूझ रहे एक आदर्शवादी युवा डॉक्टर की भूमिका निभाई,
जो कुरोसावा द्वारा अभिनेता को गैंगस्टर के रूप में टाइपकास्ट होने से अलग करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। मार्च 1949 में रिलीज हुई, यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन आम तौर पर इसे निर्देशक की कम उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 53, 54, 55, 56। तोशीरो मिफ्यून 1954 में कुरोसावा की फिल्मों में अक्सर मुख्य भूमिका में रहे। 1949 में उनकी दूसरी फिल्म, जिसे फिल्म आर्ट एसोसिएशन द्वारा भी निर्मित और शिंटोहो द्वारा रिलीज किया गया, स्ट्रे डॉग थी। यह एक जासूसी फिल्म है, शायद उस शैली की पहली महत्वपूर्ण जापानी फिल्म। 57, जो एक युवा जासूस की कहानी के माध्यम से युद्ध के बाद के दर्दनाक सुधार के दौरान जापान के मूड की पड़ताल करती है, जिसका किरदार मिफ्यून ने निभाया है, और उसकी हैंडगन की बरामदगी पर उसका जुनून है, जिसे एक दरिद्र युद्ध के दिग्गज ने चुरा लिया था, जो इसका इस्तेमाल लूटने और हत्या करने के लिए करता है। कुरोसावा के एक अप्रकाशित उपन्यास से उनके एक पसंदीदा लेखक, जॉर्जे सिमेनन की शैली में रूपांतरित, यह निर्देशक का पटकथा लेखक रयुजो किकुशिमा के साथ पहला सहयोग था, जिन्होंने बाद में कुरोसावा की 8 अन्य फिल्मों की पटकथा लिखने में मदद की। इसमें कुरोसावा के दोस्त इशिरो होंडा, गॉडजिला के भावी निर्देशक द्वारा शूट किए गए युद्धग्रस्त टोक्यो पड़ोस के वास्तविक वृत्तचित्र फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। 58, 59, 60 फिल्म को समकालीन पुलिस प्रक्रियात्मक और दोस्त पुलिस फिल्म शैलियों का अग्रदूत माना जाता है। 61 अप्रैल 1950 में शोचिकु द्वारा रिलीज की गई स्कैंडल, निर्देशक के जापानी पीत पत्रकारिता के साथ व्यक्तिगत अनुभवों और उसके प्रति गुस्से से प्रेरित थी। यह काम कोर्ट रूम ड्रामा और मुक्त भाषण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में सामाजिक समस्या वाली फिल्म का एक महत्वाकांक्षी मिश्रण है, लेकिन कुरोसावा ने भी तैयार उत्पाद को नाटकीय रूप से अप्रभावी और असंतोषजनक माना, और लगभग सभी आलोचक इससे सहमत है। 62 हालांकि, यह कुरोसावा की 1950 की दूसरी फिल्म होगी जो अंततः उन्हें और जापानी सिनेमा को एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्शक वर्ग दिलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 1950 से 1958। स्कैंडल खत्म करने के बाद कुरोसावा को डेई स्टूडियो ने उनके लिए एक और फिल्म बनाने के लिए संपर्क किया। कुरोसावा ने एक महत्वाकांक्षी युवा पटकथा लेखक शिनोबु हाशिमोटो की एक स्क्रिप्ट चुनी, जो अंततः उनकी 9 फिल्मों पर काम करेंगे। उनका पहला संयुक्त प्रयास रयुनोसुके अकुतागावा की प्रयोगात्मक लघु कहानी इन ए ग्रोव पर आधारित था, जो विभिन्न अलग-अलग और परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों से एक समुराई की हत्या और उसकी पत्नी के बलात्कार का वर्णन करता है। कुरोसावा ने स्क्रिप्ट में संभावना देखी और हाशिमोटो की मदद से इसे पॉलिश और विस्तारित किया और फिर इसे डेई के सामने पेश किया, जो इसके कम बजट के कारण परियोजना को स्वीकार करने में प्रसन्न थे। 63 राशोमोन की शूटिंग 7 जुलाई 1950 को शुरू हुई और नारा के प्राचीन जंगल में व्यापक स्थान कार्य के बाद 17 अगस्त को समाप्त हुई। स्टूडियो में आग लगने के कारण जल्दबाजी में पोस्ट प्रोडक्शन में केवल 1 सप्ताह व्यतीत हुआ और तैयार फिल्म का प्रीमियर 25 अगस्त को टोक्यो के इंपीरियल थिएटर में हुआ, जो अगले दिन पूरे देश में फैल गई। फिल्म को ठंडी समीक्षा मिली। कई आलोचकों ने इसके अनूठे विषय और उपचार को लेकर हैरानी जताई, लेकिन फिर भी यह डेई के लिए एक मध्यम वित्तीय सफलता थी। 64, 65, 66 फ्योदोर दोस्तोवस्की ने द इडियट लिखा, जिसे कुरोसावा ने 1951 में इसी नाम की एक जापानी फिल्म में रूपांतरित किया। 1800 के दशक से पेरोव का चित्र। शोचिकु के लिए कुरोसावा की अगली फिल्म द इडियट थी, जो निर्देशक के पसंदीदा लेखक फ्योडोर दोस्तोवस्की के उपन्यास का रूपांतरण थी। कहानी को रूस से होक्काइडो में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन अन्यथा मूल के करीब है, एक तथ्य जिसे कई आलोचकों ने काम के लिए हानिकारक माना है। एक स्टूडियो अनिवार्य संपादन ने इसे कुरोसावा के मूल कट 265 मिनट से घटाकर सिर्फ 166 मिनट कर दिया, जिससे परिणामी कथा का पालन करना बेहद मुश्किल हो गया। गंभीर रूप से संपादित फिल्म संस्करण को व्यापक रूप से निर्देशक के सबसे कम सफल कार्यों में से एक माना जाता है, और मूल पूर्ण लंबाई वाला संस्करण अब मौजूद नहीं है।
बहुत छोटे संपादित संस्करण की समकालीन समीक्षाएं बहुत नकारात्मक थीं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी। इस बीच कुरोसावा को पता नहीं था कि राशोमोन को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था, जो कि इटली की एक फिल्म कंपनी की जापान स्थित प्रतिनिधि ग्यूलियाना स्ट्रेमिगियोली के प्रयासों के कारण था, जिन्होंने फिल्म देखी और उसकी प्रशंसा की और डेई को इसे प्रस्तुत करने के लिए राजी किया। 10 सितंबर 1951 को राशोमोन को फेस्टिवल के सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन लायन से सम्मानित किया गया, जिसने न केवल डेई को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत को भी चौंका दिया, जो उस समय जापान की दशकों पुरानी सिनेमाई परंपरा से काफी हद तक अनजान था। 71 लॉस एंजिल्स में डेई द्वारा फिल्म के उपशीर्षक वाले प्रिंट को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करने के बाद आरकेओ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राशोमोन के वितरण अधिकार खरीदे। कंपनी ने काफी जोखिम उठाया था। इसने अमेरिकी बाजार में पहले केवल एक उपशीर्षक वाली फिल्म जारी की थी और न्यूयॉर्क में व्यावसायिक रूप से रिलीज होने वाली एकमात्र पिछली जापानी टॉकी मिकियो नारुसेकी कॉमेडी वाइफ बी लाइक ए रोज थी, जो 1937 में आई थी, जो आलोचनात्मक और बॉक्सऑफिस पर फ्लॉप रही। हालांकि आलोचकों और यहां तक कि स्तंभकार एड सुलिवन की मजबूत समीक्षाओं से राशोमोन के व्यावसायिक प्रदर्शन में काफी मदद मिली, जिसने न्यूयॉर्क के एक थिएटर में अपने पहले 3 हफ्तों में $35,000 की कमाई की, जो उस समय लगभग अनसुनी राशि थी। इस सफलता ने बदले में 1950 के दशक में अमेरिका और पश्चिम में जापानी फिल्मों के लिए एक प्रचलन को जन्म दिया, जिसने इतालवी नवयथार्थवादी सिनेमा के प्रति उत्साह को बदल दिया। 72 1952 के अंत तक राशोमोन जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश यूरोप में जारी किया गया था। जापानी फिल्म निर्माताओं में जिनके काम ने परिणामस्वरूप पश्चिम में त्योहार पुरस्कार और व्यावसायिक रिलीज जीतना शुरू कर दिया, वे थे केंजी मिजोगुची, द लाइफ ऑफ ओहारू, उगेत्सु, संशो द बेलीफ और कुछ समय बाद यासुजीरो ओजू, टोक्यो स्टोरी, एन ऑटम आफ्टरनून। कलाकार जापान में बहुत सम्मानित थे, लेकिन इस अवधि से पहले पश्चिम में लगभग पूरी तरह से अज्ञात थे। 73 1950 के दशक में पश्चिमी दर्शकों के बीच कुरोसावा की बढ़ती प्रतिष्ठा ने पश्चिमी दर्शकों को कोन इचिकावा, मसाकी कोबायाशी, नागिसा ओशिमा और शोहेई इमामुरा से लेकर जुजो इटामी, ताकेशी किटानो और ताकाशी मीक तक जापानी फिल्म निर्माताओं की बाद की पीढ़ियों के स्वागत के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बना दिया। उनके करियर को अचानक मिली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से बढ़ावा मिला। कुरोसावा अब अपने मूल फिल्म स्टूडियो तोहो, जो उनकी अगली 11 फिल्मों का निर्माण करने वाला था, के साथ फिर से जुड़ गए और अपने अगले प्रोजेक्ट इकिरू पर काम करने लगे। लियो टॉल्स्टॉय की द डेथ ऑफ इवान इलिच पर आधारित इस फिल्म में ताकाशी शिमुरा ने कैंसर से ग्रस्त टोक्यो के नौकरशाह वतनबे की भूमिका निभाई है, जो अपनी मृत्यु से पहले अर्थ की अंतिम खोज में है। 74 पटकथा के लिए कुरोसावा ने हाशिमोटो के साथ साथ लेखक हिदेयो ओगुनी को भी लाया, जो 12 कुरोसावा फिल्मों के सहलेखक थे। काम के गंभीर विषय के बावजूद पटकथा लेखकों ने एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जिसकी तुलना कुछ लोगों ने ब्रेख्त के काम से की है। फिल्म में अमेरिकी पॉप गाने प्रमुखता से शामिल है। इस रणनीति के कारण फिल्म निर्माताओं को आमतौर पर इस फिल्म को उस तरह की भावुकता से बचाने का श्रेय दिया जाता है, जो घातक बीमारियों से पीड़ित पात्रों के बारे में नाटकों में आम है। इकिरू अक्टूबर 1952 में रिलीज हुई और इसे बहुत अच्छी समीक्षा मिली। इसने कुरोसावा को अपना दूसरा किनेमा जुनपो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिलाया और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता मिली। यह आधुनिक युग में सेट की गई कलाकार की सभी फिल्मों में सबसे प्रशंसित बनी हुई है। 75 76 77 दिसंबर 1952 में कुरोसावा अपने इकिरू पटकथा लेखकों शिनोबु हाशिमोटो और हिदेयो ओगुनी को अपनी अगली फिल्म 7 समुराई की पटकथा बनाने के लिए एक सराय में 45 दिनों के एकांत निवास के लिए ले गए। कलाकारों का यह समूह कुरोसावा की पहली उचित समुराई फिल्म थी, वह शैली जिसके लिए वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। जापान के सेंगोकू काल के एक गरीब कृषक गांव के बारे में सरल कहानी, जो डाकुओं के एक आसन्न हमले से बचाव के लिए समुराई के एक समूह को काम पर रखता है।
को एक पूर्ण महाकाव्य उपचार दिया गया था, जिसमें एक विशाल कलाकार दल, जिसमें बड़े पैमाने पर पिछले कुरोसावा प्रस्तुतियों के दिग्गज शामिल थे, और सावधानीपूर्वक विस्तृत कार्रवाई थी, जो लगभग 3.5 घंटे के स्क्रीन समय तक फैली हुई थी। तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 12 सितंबर 1964 को इसे रिलीज़ कर दिया गया था इटली में। 1965 के अंदर से एक तरह से पश्चिम जर्मन में एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया था, और साथ ही साथ इसे स्पेन के अंदर 27 सितंबर एक तरह से 1965 में रिलीज़ किया गया है। और बाकी इसके बजट के बारे में बात की जाए तो बजट बहुत ही कम था मूवी का, लगभग $2,25,000 महज इसका बजट था, और उस बजट के अंदर इसने जो कलेक्शन किया है वो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था। कलेक्शन इसका एक तरह से 19.9 मिलियन का था, जो कि एक तरह से सुपर डुपर हिट इस मूवी को बनाता है। और बाकी OTT राइट और भी राइट बिकने के बाद सुपर एक तरह से ये मूवी रही थी, लोगों द्वारा भी इसे बड़ा पसंद किया गया था। अब OTT प्लेटफॉर्म पर कईयों पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हो। बाकी आप भी किसी भी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।